देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है संस्कृत में अब तक 1 to 5 चैप्टर जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उनके क्वेश्चन आंसर भी हो गए और हिंदी अनुवाद वगैरह सब करवा दिया है मैंने। और उम्मीद करती हूँ और आपसे अनुरोध भी करते हैं साथ में कि सभी बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा, या नहीं किया है तो वो बच्चे जिनका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है वो कर लें, क्योंकि आपकी नोटबुक जांच होना शुरू हो गई है। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको बुलाया जाएगा और आपको नोटबुक चेक करवानी होगी। तो आपको सूचित कर दिया है, यदि कोई अभी भी सो रहा है कोई बच्चा तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, चेक होगा। और संस्कृत की कॉपी में वही 5 चैप्टर पे स्टॉप कर रहे हैं और आज हम नया टॉपिक ग्रामर का ले रहे हैं। तो ये है आपको ग्रामर की नोटबुक में करना है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको वैसे बेसिकली समझा रही हूँ इसके बारे में, और जो आपको करना होगा वो उसकी पिक भेज दी जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसमें ये है जो टॉपिक है आपकी बुक में है संधि। यह हम हिंदी में भी पढ़ते हैं और वही संस्कृत में। फ़र्क इतना है कि जो हिंदी में है उन्हीं वर्ड के विषय लगा दिया है तो वो संस्कृत वाला बन गया। बाकी इसमें संधि में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत नॉर्मल, कोई बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है। देख लो, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है किसी वर्ड में। तो देखिए, केवल फ़र्क इतना है, इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है और वो हिंदी में लिखा हुआ है, बस इतना फ़र्क है। बाकी सब रूल्स वगैरह सब वही होता है। तो देखिए, संस्कृत में इसकी डेफिनेशन है, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तरपदस्य पूर्ववर्णस्य सम्मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधि इति। पूर्व पदस्य मतलब जो पहले वाला पद होता है, संधि विच्छेद करते हैं शब्द का तो उसके 2 पद बन जाते हैं, एक इधर और एक इधर। जो पहले वाला पद होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण समम यानी उनके साथ में, और पूर्व वर्ण से जो दूसरा पद है तो उस दूसरे पद के मेलने यानी मिलाने से, उसको मिलाने पर यत् परिवर्तनम जो परिवर्तन होता है भवति तत्संधि कि जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है या वही संधि होती है। इसका कहने का अभिप्राय है, समझ गए बच्चों, कि जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण के साथ में द्वितीय पद को मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वही संधि होती है। तो देखिए, अब इसमें यथायथा एक उदाहरण दे रखा है, जैसे विद्या प्लस आलय। तो एक इसका क्या हो गया, पूर्व पद तो ये विद्या हो गया और उत्तर पद क्या हो गया इसका, आलय हो गया। तो ये जो विद्या है उसमें से जो आ है उसको निकाल दिया अलग, तो द क्या बच गया, आधा रह गया। द तो पहले से ध में आधा है और ये भी आधा हो गया। आधा द और ये मिल करके ध शब्द ध वर्ण बनता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें से आ को निकाल दिया तो ये भी आधा हो गया। तो विद्ये आ और प्लस आलय। अब उस आलय में से भी आ को अलग किया, वो आ और ये इधर वाला आ दोनों मिल करके एक आ बना दिया। दीर्घ संधि होती है इसमें, दीर्घ का मतलब बड़ा, उसी का बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको दोनों को मिला करके एक बना दिया और विद्यालय एक शब्द बन गया। तो बच्चों, इस प्रकार से जो इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन क्या है, संधि है। अब एवं में इसी प्रकार से ऐसे ही यदि प्लस अपि, तो यदि अब प्लस अपि में करेंगे तो ई और ए के स्थान पे यण होकर के ये बनता है, इसमें यण संधि होती है। मतलब ये तो संधि का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे तो केवल पद पद आपको बताया गया है, समझाया गया है। लेकिन इसके पार्ट पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ई ए कैसे मिलते हैं ना। ऐसे ही कवि प्लस इंद्र, तो इधर छोटी ई है कवि में और इधर बड़ी छोटी ई है, सॉरी, और दोनों मिल करके बड़ी ई बना दी, कविंद्र है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसका, सामान्यतः है संधि त्रिविध है। सामान्यतः मतलब सामान्य रूप से,
संधि के 3 भेद होते हैं। यानी संधि के कितने प्रकार बताए इसने? 3 प्रकार। तद्यथा यानी कि वो ये हैं, वो कौन से हैं 3 भेद जो आप हिंदी में पढ़ते हो? वो ही 3 भेद इसमें हैं। स्वर संधि, तो स्वर संधि को हम आज संधि भी कहते हैं। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? आज संधि। और नेक्स्ट दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, मतलब हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आती है विषयक संधि। विषयक संधि का बच्चों कोई दूसरा नाम नहीं है, बस चिन्ह है जो संस्कृत में सभी वर्ड में अपन लगभग मोस्टली वर्डों में पीछे 2 बिंदी सी आती है, वो विसर्ग होती है, जो अब लगा भी रखी है इसमें संधि के पीछे देखो। तो ये हो गए 3 संधि के भेद जो हिंदी में होते हैं, वही है, बस इस फर्क इतना है इसमें विसर्ग लगाया है बस। अब इसमें से सबसे पहले जो संधि है वो क्या है? विसर्ग संधि। तो स्वर संधि है। स्वर संधि की डेफिनेशन अलग से बता रखी है, वो क्या है? स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्णेन यानी स्वर वर्ण के साथ में, सह मतलब साथ में, स्वर वर्ण से मेलनम स्वर वर्ण का मेल हो, मतलब जो प्लस करते हैं संधि विच्छेद में, उस प्लस से पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो दोनों तरफ मतलब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, तब स्वर संधि होती है। स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो स्वर संधि होती है। उसके बाद में देखिए, संस्कृत भाषायां स्वीकृताः स्वरवर्णाः इमे संधि, कि संस्कृत भाषा में स्वीकार किया गया है स्वर वर्णों को। जो कौन कौन से स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है संस्कृत भाषा में, उनको शामिल किया गया है। वो वर्ण कौन से हैं संधि के लिए? ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? संस्कृत के स्वर वर्ण है। फिर देखिए, स्वर संधौ एतेषां सम्मेलन परस्पर मेलनम भवति। स्वर संधौ मतलब स्वर शब्दों के, स्वर संधियों के, एतेषां इस प्रकार से, परस्पर मेलनम भवति आपस में जो मेल होता है, अत्र केचित विशिष्टाः संधयः उल्लेखनीय, तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट संधियों का उल्लेख किया गया है कि इनमें जो आपस में मिलान करने पर जो होता है मेल, उसका कुछ यहाँ पे विशेष प्रकार से क्या किया गया है? संधियों का उल्लेख किया गया है या लिखा गया है। तो देखिए, इसके जो फर्स्ट नंबर आती है, अब देखिए स्वर जो संधि होती है, उस संधि के भी क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। जो स्वर संधि है उसके मुख्य रूप से वैसे 5 पार्ट होते हैं, लेकिन उसके 7 भी मिलेंगे, और कंपटीशन लेवल की जो बुक होगी उसमें आपको 8 भी देखने को मिलेगा। जो 8वां होता है वो प्रकृति भाव होता है। उसमें ये होता है कि जिस प्रकार से जो रहता है शब्द, वो वैसे की वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल बीच में से प्लस का चिन्ह हट जाता है। तो देखिए, वो आपके नहीं आता है, आपके लेवल पे यही है 5 स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले उसमें आता है दीर्घ संधि ही आती है, और दीर्घ संधि की क्या है? ए, ई, उ, री। क्या है? ए, ई, उ, री। अब इनके साथ में जो इनका बड़ा रूप होता है, ए का क्या होता है? आ, ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ, री का बड़ी री। ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्यः परम ए, ई, उ, री वेति स्वर दीर्घा वा वर्णा भवन्ति चेति तयो मेलनेन दीर्घ भवति। तो ये क्या कह रहा है कि जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर
यानी कि छोटा है या आ है, कोई सा भी मान लो, कि आगे का जो कर्म होता है उसका दीर्घ रूप होता है, उसमें भी ए ई उ री आते हैं। तो इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मिलाने पर जो कर्म होगा, यानी कि इन दोनों के आगे पीछे, यानी प्लस के पहले ए हो बाद में आ हो, चाहे दोनों तरफ ए हो या आ, या दोनों तरफ ई हो, कुछ भी हो, लेकिन जो दोनों को मिलाकर के जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा रूप बनेगा उसी का। तो ए का बड़ा रूप होता है आ, ई का होता है बड़ी ई, ऊ का होता है बड़ा ऊ, और री का होता है बड़ी री। तो इस प्रकार से बनते हैं बच्चों, और इसके उदाहरण भी दे रखे हैं नीचे। ये उदाहरण, ये मैंने आपको आज इसका थोड़ा बेसिकली बताया है संधि के बारे में। जो होमवर्क करना होगा डेफिनेशन वगैरह वो मैं आपको पिक भेज दूँगी, और बाकी हम इसको बोर्ड के द्वारा समझेंगे अब इसके, क्योंकि पार्ट आ गए हैं, उदाहरण आपको बोर्ड पे समझाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।